Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Easy. In today's video, we are going to discuss Unit 3 of Inequality and Differences, that is Gender, Household and Public Sphere. So let's start our unit. इस यूनिट में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि वुमेन को कैसे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है पब्लिक स्फेयर में और हाउस होल्ड में, अपने घर में ही कैसे इनइक्वालिटी वुमेन फेस कर रही है, ये सब हमें कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डू यू एग्री दैट द हाउस होल्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया वेयर जेंडर आइडेंटिटीज़ आर रीइंफोर्स्ड। तो इसका आंसर यस होगा कि हाँ, हमें जो है सबसे पहले अपने घर में ही इनइक्वालिटी फेस कर देखने के लिए मिलती है बिटवीन अ बॉय और अ गर्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई प्रतिवर्ता धर्म इज कंसीडर टू बी अ मास्टर स्ट्रोक टू रीइंफोर्स कंट्रोल ओवर द वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी फ्रॉम एशियन टू द मॉडर्न टाइम। इस यूनिट के लिए हमें चारू गुप्ता का आर्टिकल पढ़ना होगा, तो मैं उसको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी है क्या। जेंडर इनइक्वालिटी एक सोशल फिनोमिना है जहाँ पर लोगों को जो है जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। कास्ट हायरार्की और जेंडर हायरार्की आर द ओरिजिनेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मिकल सोशल ऑर्डर। तो कास्ट हायरार्की और जेंडर हायरार्की जो है ओरिजिनेटिंग प्रिंसिपल है ब्राह्मिकल सोशल ऑर्डर के। और सोसाइटी में जो है वुमेन को टोटली कंट्रोल किया जाता है, वुमेन के सेक्सुअलिटी को मेनली टोटली कंट्रोल किया जाता है मैन के द्वारा, और जो मैन क्या होता है, डोमिनेटिंग क्लास होता है। अब हम अपना पहला सब टॉपिक देखते हैं, कॉन्जुअलिटी एंड डिज़ायर द पावर ऑफ डिफरेंस। इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि कैसे जो है पावर को डिवाइड किया गया है बिटवीन मैन एंड वुमेन। अब इसमें बोला गया है, थ्रू मैरिज वुमेन सेक्सुअलिटी वॉज कंट्रोल बाय मैन। मैरिज के द्वारा वुमेन के सेक्सुअलिटी को मैन कंट्रोल कर लेते हैं। मैरिज को जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर माना गया है सोसाइटी का, और मैरिज को बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी बताया गया है फैमिली का, जिसमें जो है इंडिविजुअल की नीड्स और डिज़ायर को सेकेंडरी रखा जाता है, पहले अपने पार्टनर की नीड्स को रखा जाता है हमेशा। यहाँ पर शादी को एक सिविल कॉन्टैक्ट ही नहीं बल्कि रिलीजन टाइप बोला गया है हमारी पूरी लाइफ के लिए। और यहाँ पे ये बात की गई है कि जो लव है वो टेम्परेरी है, अनस्टेबल है, पर जो शादी है वो परमानेंट है, और शादी वुमेन को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दे सकती है। अब यहाँ पर जो है नेचर डिस्क्राइब किया हुआ है मेल का, बोला गया है कि एक मेल जो है हस्बैंड जो है उसका नेचर बहुत अग्रेसिव होता है, फोर्सफुल होता है, उसमें जो है पेशेंस नहीं होते, पर वाइफ को अपना जो नेचर है वो एकदम काम रखना चाहिए, पीसफुल माइंड रहना चाहिए उसका, क्योंकि उसको जो भी उसका हस्बैंड बोलेगा उन सब चीज़ों को फॉलो करना है और अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, उसको अच्छे संस्कार देने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है नेचर में भी डिफरेंस बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोवर्सी अराउंड सम लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ ऑन हिंदू मैरिज। सबसे बड़ा इशू क्या है, हिंदू चाइल्ड मैरिज की, छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी हमारे एशियन टाइम में, ये सबसे बड़ा इशू है। अब हमारे पास इस आर्टिकल में एक एग्जांपल गिवन है कि बंगाल में 10 साल की बच्ची फुल मनी, उसको जो है इंजरी आती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद 35 ईयर ओल्ड हस्बैंड हरिमोहन। अब हम देखते हैं कि 10 साल की बच्ची की शादी जो है 35 ईयर ओल्ड मैन के साथ कर दी जा रही है। बिफोर 1960 से पहले कोई भी लीगल जो है रोक नहीं लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा हैविंग इंटरकोर्स विद चाइल्ड वाइफ, और ना ही कोई लीगल मिनिमम एज फिक्स की गई थी लड़कियों की शादी करने के लिए। फर्स्ट टाइम आईपीसी की धारा 1860 में जो है डिस्क्राइब की गई रेप की डेफिनेशन कि अगर एक हस्बैंड अपनी शादी को वाइफ के 10 साल के होने से पहले ही ख़त्म करता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं रेप। 70 ईयर्स लग गए मिनिमम एज जो है वुमेंस के लिए मैरिज के फिक्स करने के लिए, और वो इन लास्ट 14 ईयर फिक्स की गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैशन, क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड पर्दा। इसमें क्या बोला गया है, क्लोथिंग प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटीज़, फैमिलीज, कास्ट एंड रिलीजन इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में क्लोथिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिलीज़ को, कास्ट को, एक बंदे के रिलीजन को। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि यूपी में जो हिंदू रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने एक अटैम्प्ट ट्राई करा था डिफाइन करने के लिए ड्रेस कोड्स को, क्लोथिंग मैटर से रिलेटेड उन्होंने एक जो है मीटिंग करी थी, जिसमें जो है मेनली टॉपिक कौन था, वुमेन की, वुमेन को किस टाइप के क्लोथ्स पहनने चाहिए, वुमेन को कैसे रहना चाहिए।
उनके द्वारा वुमेन को अटैक किया गया है ये बोल के कि वुमेन का जो है ज्वेलरी को लेके बहुत ही ज़्यादा प्यार है, फैशन को लेके बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बट उनके द्वारा ये बोला गया कि वुमेन को अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना पड़ेगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था वो शॉर्ट्स वगैरह पहन सकती थी, वो ट्रेडिशन इंडिया में नहीं अलाउड था। वुमेन को अपने आप को पूरा टोटली कवर करना पड़ेगा और बोला जाता था जिसके पास जितनी ज़्यादा ज्वेलरी है वो उनकी वेल्थ दर्शाती है कि वो बंदा कितने पैसे वाला है। और कभी कभी वुमेन्स की ज्वेलरी जो है हार्ड टाइम पे काम आती थी, क्योंकि जब फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाती थी तो वुमेन की ज्वेलरी को वो बेच के वहाँ से पैसे ले आते थे। ज्वेलरी को जो है स्त्री धन भी बोला जाता है। इन 1920 में गांधी जी ने बोला वुमेन्स को कि अपना जो लव है ज्वेलरी के प्रति उन सबको गिव अप कर दो और स्वदेशी अपनाओ, ना कि जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो फैशन है उनको एक्सेप्ट करो। आप बायकॉट करो जो भी विदेशों से हमारा पाउडर आ रहा है, सौंप आ रही है, टूथपेस्ट आ रही है, हर एक टाइप के वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने के लिए गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी वुमेन से। कुछ रिफॉर्म्स और न्यू नॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए रिलेटेड टू ड्रेस की। आपको जो है लॉन्ग क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे और वो क्लोथ जो है थिन नहीं होने चाहिए, थिकर होने चाहिए और कोई भी पार्ट आपका बॉडी का दिखा नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रथा को। आप सबको पता है एशियन टाइम में जो है प्रथा प्रथा को फॉलो किया जाता था। यहाँ पे क्या बोला जाता था कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो लाइक रेलवे स्टेशन या पब्लिक घाट पे, रोड्स पे, या आप किसी भी शॉपकीपर से बात कर रहे हो या फैमिली में अगर आपसे कोई बड़ा है तो आपको उसके सामने प्रथा करना होता था। और लज्जा को बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेलरी मानी जाती थी वुमेन के लिए। पर्दे का बेसिकली मीनिंग होता है अपने फेस को कवर करके रखना। जो पर्दा है वो कभी कभी जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता था। जैसे कि एक आर्टिकल में एक ट्रू स्टोरी बेस्ड डिस्क्राइब किया हुआ है कि 2 ब्राइड्स होती है, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, वो इंटरचेंज हो जाती है अननोइंग ड्यू टू प्रथा। और यहाँ पे अब बात की गई है जो वुमेन सेमिन्यूड्स होके पब्लिक घाट्स पे बात करती है उसको बोला गया है साइन ऑफ शेम है, वो अनसिविलाइज शो कर रही है अपने आप को और ये सब अगेंस्ट है प्रथा के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देवर भाभी रिलेशनशिप। यहाँ पर हमें क्या डिस्क्राइब करना है कि आजकल के टाइम में जो हम स्टोरीज़ देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, उसमें हमें क्या रिलेशनशिप दिखाया गया है देवर भाभी का और एशियन टाइम में क्या रिलेशनशिप था। अब देखा जाए जब एक वुमेन नई नई शादी करके एक घर में आती है, शामिल होती है, तो वो सिर्फ देवर के साथ ही अपनी बातें शेयर करती है ओपनली और सिर्फ एक वही मेल होता है हाउस में जिसके साथ वो खुल के बात कर सकती है। हम पास्ट टाइम का एग्जाम्पल देखें तो सीता माता और लक्ष्मण जी की बात कर सकते हैं कि कैसे लक्ष्मण जी ने कभी सीता माता का फेस नहीं देखा था। वो उनके देवर थे बट फिर भी उन्होंने कभी उनसे खुल के बात नहीं की। वो हमेशा उनको अपनी माँ के समान मानते थे और हमेशा उनकी फीट की तरफ देख के ही बात करते थे। बट आजकल के टाइम में एक बहुत डर्टी पिक्चर जो है लोगों के माइंड में फिक्स हो गई है भाभी देवर के रिलेशन की। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जेंडर, हेल्थ एंड मेडिकल नॉलेज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्री कॉलोनियल टाइम पे नॉर्थ इंडिया में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ जो है दाई के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। बच्चे को पैदा करने के प्रोसेस को जो है इम्प्योर और पॉल्यूटेड माना जाता था, इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा किया जाता था, लोअर कास्ट की वुमेन के द्वारा, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, बट वो लोअर कास्ट से बिलोंग करनी चाहिए। थोड़ी बहुत अटेंशन वुमेन हेल्थ केयर को दी गई। वो कब दी गई? 1876 में जब एलिजाबेथ जो है इंडिया में आती है, उन्होंने जो है कुछ मेडिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई और डिस्पेंसरी खुलवाई और बाद में जो है स्मॉल हॉस्पिटल्स भी खुलवाई जिसने वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प की। अब हम यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड भी पॉइंट डाल सकते हैं कि एशियन टाइम पे जो है लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, मैन को पढ़ने देते थे और लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ने देते थे क्योंकि उनको तो शादी करनी है, शादी करने के बाद घर ही संभालना है। वो अपने नाम के आगे मैडम लगा के क्या ही करेगी। अगर एक पत्नी अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। आई होप कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you so much. If you like this video, please like, share, subscribe my channel.